हेलो गाइस। आई एम अगेन बैक विद अनदर पार्ट जो कि पहले मैंने इसको डिस्कस किया है। जो 21st सेंचुरी के 21st लेसन्स है उसका फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया है। इफ़ यू आर अ न्यू हियर ऑन दिस वीडियो तो काइंडली आप पहले वो फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद आप सेकंड पार्ट को देखेंगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इन द फर्स्ट पार्ट हमने जो चीज़ छोड़ी थी ना वो सिविलाइजेशन के ऊपर। तो सिविलाइजेशन में जो युवल नोआ हरारी का जो आर्ग्यूमेंट है ना वो ये है कि देर इज़ जस्ट वन सिविलाइजेशन इन दी वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही सिविलाइजेशन है। वो ये है कि जो बंदा फिटेस्ट है वही सर्वाइव कर सकता है। फिटेस्ट सिविलाइजेशन हैव सर्वाइव्ड टू टेल द टेल। अब देखो, चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। उसका जो मकसद था ना वो ये था कि हमारी जो इंसानियत जो है, हम एवॉल्व होते आ रहे हैं, ठीक है, हमारी एवोल्यूशन हुई है और उस एवोल्यूशन के अंदर जो जो फिटेस्ट है, जो अडेप्टेबल था, जिसने अडेप्ट की डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को, डिफरेंट कंडीशंस को, डिफरेंट क्लाइमेटिक जो तब्दीलियाँ हैं उनको, तो वही सर्वाइव कर गया। बाकी जो भी स्पेशीज़ थे वो सारी की सारी दे एक्चुअली एक्सटिंक्टेड, ठीक है, वो यहाँ से ख़त्म हो गए और वो उनका दोबारा से कोई वजूद नहीं हुआ। तो वही बात करते हैं कि सिविलाइजेशन इस दुनिया के अंदर ना, अगर तो हम देखें तो सिविलाइजेशन एक ही है। वो कौन सी है? वो ये है कि जो फिटेस्ट सिविलाइजेशंस होंगी ना वही सर्वाइव करेंगी, और इन द फ्यूचर वही जो है ना, जो सर्वाइव कर पाएगी जो सिविलाइजेशन, वही अपनी स्टोरी ना वो इन फ्यूचर बताएगी। तो ये उसकी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर ये मज़ीद और इनका आर्ग्यूमेंट है वो कि डॉलर इज़ वेनेरेटेड एज अ ग्लोबल करेंसी। अब देखो, ये जो इन्होंने बात की ना वो इराक़ के अंदर जो आईसिस का बनना, उस हवाले से इन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि जब अमेरिकन फोर्सेस विथड्रॉ हुई और जहाँ जहाँ पे आईसिस की जो फाइटर्स गए तो वहाँ पे उन्होंने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड की हुई थी फ्रॉम द अमेरिकन पर्सोनल्स, तो उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। बट जब उन्होंने डॉलर देखा ना तो डॉलर को इन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी, क्योंकि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है और उसकी डिमांड है, ठीक है, और उसकी ज़रूरत भी है। अब देखो, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है फिर भी उसको डॉलर तो चाहिए ना। तो ये डॉलर हमारी एक डिमांड बन गई है और ये हमारी एक ज़रूरत भी बन गई है। तो इस वजह से इन्होंने ये कहा कि डॉलर इज़ वेनेरेटेड इज़ अ ग्लोबल करेंसी बी इट एनी ऑर्गेनाइजेशन। आया कि वो आप अपनी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फिर भी ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद नेशनलिज़म एक 7वें नंबर पे जो लेसन है ना वो नेशनलिज़म की बात करते हैं। अब देखो, ये बहुत रिलेवेंट है आज के हवाले से। अब देखो, ग्लोबल प्रॉब्लम्स हमारे जो इतने आ रहे हैं ना, वो उनको चाहिए कि हमें ग्लोबल आंसर्स चाहिए। ग्लोबल प्रॉब्लम्स है तो फिर वो उनके लिए ग्लोबल आंसर्स होना ज़रूरी है। अब देखो, जो हमारी न्यूक्लियर वॉर है वो तो हमें पता है कि उससे बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। बट न्यूक्लियर वॉर इज़ अ फ्यूचर पोटेंशियल, ठीक है। हमें मुस्तकबिल में हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर हमें इस न्यूक्लियर वॉर का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बट क्लाइमेट चेंज है ना वो एक रियलिटी है। क्लाइमेट चेंज इज़ एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ठीक है। अभी मौजूदा का जो प्रॉब्लम है ना वो है क्लाइमेट चेंज। तो ये जो कह रहे हैं ना कि क्लाइमेट चेंज की अगर बात युवल नोआ हरारी जो करते हैं ना वो ये करते हैं कि भाई देखो, कोई ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी कार्बन एमिशन के अंदर इतनी इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट फिर भी वो कंट्री ना वो दे आर मोर प्रोन टू क्लाइमेट। और कोई कंट्रीज़ वो उसके अंदर इतनी नेशनलिज्म है तो फिर वो ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर उसकी कोई इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं होती। तो फिर यहाँ पे ये आर्गुमेंट देते कि नेशनलिस्ट आइसोलेशनिज्म is probably even more dangerous in the context of climate change than of nuclear war। अब जो नेशनलिज्म है ना या फिर आइसोलेशनिज्म जो हमारी है वो बहुत ख़तरनाक है अगर तो हम इसको कंपेयर करें न्यूक्लियर वॉर से, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर अभी तक हुई नहीं है इतनी कोई। आफ्टर 1945 के अंदर जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए उसके बाद तो कोई इतनी न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई ना। बट क्लाइमेट चेंज है ना ये एक वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है जो हम इसको अभी इन द प्रेजेंट डे हम इसको फेस कर रहे हैं। तो फिर ये बोलें कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये नेशनलिज्म एक चैलेंज है, ठीक है।
और इसके लिए क्या हमें ग्लोबल स्ट्रेटजीज़ को अपनाना होंगी, तभी हम इससे निपट सकते हैं जो हमारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उससे। अच्छा, अब 8 नंबर पे रिलीजन है। रिलीजन में इतना ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई गॉड नाउ सर्व्स द नेशन। जो रिलीजन है ना, उसने डिवाइड किया है ह्यूमन सिविलाइजेशंस को इन इन हॉस्टाइल कैंप्स। रिलीजन के बेसिस पे बहुत से तजाद होते रहते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करते हैं। तो एक फोर्थ ये भी एक हमारे लिए एक रिलीजन हो सकता है 21st सेंचुरी के अंदर, एक एक चैलेंज हो सकता है रिलीजन, क्योंकि उस वजह से हमारी ना डिफरेंट हॉस्टाइल कैंप्स बन रही है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, अब 9 नंबर पे है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन के हवाले से ये जो एग्ज़ाम्पल देते हैं वो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कवानीन है ना इमिग्रेशन के हवाले से, या फिर जो ब्रेग्ज़िट हो रहा था उस टाइम पे, ये बुक जो लिखी गई 2018 में, तो उस टाइम पे ब्रेग्ज़िट भी हो रहा था, इनिशिएट किया गया था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा। अच्छा, और हम जो अभी हम रह रहे हैं ना, दैट इज़ डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है, जिसको हम अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड कह सकते हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड, या फिर इसको हम ग्लोबल साउथ कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ दैट इज़ मच बेटर दैन ग्लोबल साउथ। तो हम उस साउथ के अंदर आते हैं ना, तो उस साउथ के अंदर किसी भी कंट्री की अगर आप किसी बंदे को बोलें ना कि आपको अगर इमिग्रेशन दी जाए यूरोप के किसी कंट्री की, तो विल यू गो देयर, तो ही वुड ऑब्वियसली से येस, क्योंकि वो ये समझता है कि यहाँ की जो मेरी कल्चर है इससे बेहतर है वो कल्चर, सो वो वहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद करेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ भी एक है सम कल्चर्स माइट बी बेटर देन अदर्स। ये हमारी एक साइकी है ना कि हम किसी और कल्चर को हम ज़्यादा अच्छी समझते हैं, हो सकता है वो अच्छी हो भी, बट हम ये समझ रहे होती हैं, ठीक है। अब इमिग्रेशन की ये डिबेट वहाँ पे छेड़ता है अपनी बुक के अंदर, जो इमिग्रेशन का चैप्टर है। अब इसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि इन्होंने 3-4 डिबेट की बात की है कि इमिग्रेशन अगर होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए, कौन कौन से डिबेट, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, बट मैं उसके अंदर इतना ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। फिर ये भी कहते हैं कि जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने तो कोई डिफरेंस नहीं उनको मिला, ठीक है, देयर इज़ अ मिनिमल डिफरेंस। अगर तो हम देखें ना ऑन द डीएनए बेसिस, तो कोई इतनी चेंज नहीं है। अफ्रीका के लोगों का डीएनए वही है जो यूरोप के लोगों का है, जो अमेरिका के लोगों का है, या फिर साउथ एशिया से कोई भी लोग जिसका डीएनए एग्जैक्टली वही सेम फंक्शंस करता है जो यूएस के अंदर डीएनए लोगों के डीएनए काम करते हैं। तो साइंटिस्ट ने तो कोई इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं देखी, हालांकि हम तो कहते हैं कि भी वो कल्चर इट्स मे बी मच बेटर देन अस। अच्छा जी, अब तीसरे नंबर पे इनका जो है ना वो तीसरा जो पार्ट है दैट इज़ डिस्पेयर एंड होप, ठीक है, नाउमीदी और फिर उम्मीद। अच्छा जी, अब 10वें नंबर पे जो इनका जो लेसन है या फिर चैलेंज है वो है टेररिज्म। अब देखो, टेररिज्म एक वो एक्ट है जो लोगों को क्या करता है, लोगों को खौफ में डाल देता है, ठीक है, लोगों को हरासान करता है। टेररिज्म कोई भी एक्टिविटी होती है ना, तो वहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज, बहुत मायूस हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई डोंट पैनिक, ठीक है, आपने पैनिक नहीं करना, क्योंकि टेररिज्म इज़ द वेपन ऑफ अ मार्जिनल एंड अ वीक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। टेररिज्म कौन करता है? जिसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, जिसके पास कोई और नेगोशिएशंस करने के लिए कोई और उसके पास टूल नहीं होता, तो वो टेररिज्म को अपना लेता है, और ऐसे ही टेररिज्म चलती है, ठीक है। ये एक जो वेपन है ना, वो किसी एक मार्जिनल और वीक सेगमेंट जो माशरे के अंदर होता है ना, उसका ये वेपन है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि टेररिज्म ना स्प्रेड्स फियर। अब इससे ये होता है कि इसके अंदर सिर्फ फियर होता है, खौफ, वो हरासा होते हैं लोग, ठीक है, खौफ में लोग आ जाते हैं, खौफ की ज़िद में आ जाते हैं, तो इस वजह से टेररिज्म को बहुत भयानक समझा जाता है। उसके बाद इट लीव्स ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन दी हैंड्स ऑफ एनिमी। अब देखो, टेररिज्म की वजह से सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो हमारे एनिमी के हाथ में चले जाते हैं, ठीक है। एज अ स्टेट किसी बंदे के पास कोई इतना पावर नहीं होता कि वो अपनी डिसीजन खुद से करे, तो फिर सारे के सारे डिसीजंस दे आर एक्चुअली इन दी हैंड्स ऑफ द एनिमी। जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, सारे के सारे जो डिसीजन उनके ही हाथ में होते हैं। ये इनकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा जी, उसके बाद वार की बात करेंगे। नेवर अंडर एस्टिमेट ह्यूमन स्टूपिडिटी। ये कहते